नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा से मजबूत हुई कांग्रेस की, हिमाचल चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति की, जानेंगे क्यों अपनों के निशाने पर आए मोदी सरकार के मंत्री सिंगापुर से जल्दबाजी में क्यों लौटे लालू यादव। बात करेंगे दुनिया भर में डाउन हुए व्हाट्सएप की, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के संबोधन की और बुलेटिन के आखिर में बात साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल बीजेपी में नहीं थम रही बगावत। कुल्लू सीट से पहले महेश्वर सिंह को बनाया उम्मीदवार, फिर काट दिया टिकट। अब महेश्वर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए एक्शन में। हिमाचल चुनाव प्रचार के लिए बनाई समिति, सचिन पायलट को बनाया पर्यवेक्षक, गहलोत स्टार प्रचारकों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने भेजा केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस, राष्ट्रीय पार्टियों को फ्री में मतदाता सूची देने पर पूछे हैं सवाल। फ्री राशन सुविधा का लाभ लेने वालों को आधार ने दी बड़ी सुविधा। अब वन नेशन वन आधार प्रोग्राम में कहीं से भी ले सकते हैं फ्री राशन। इसके लिए आधार को कराना होगा अपडेट। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 48 दिन पूरे हो चुके हैं और इन दिनों में पार्टी हर दिन के साथ पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है और ये मजबूती कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रही है और पार्टी कार्यकर्ता यात्रा को सफल बनाने के लिए जी जान लगा रहे हैं। उसी कड़ी में आज जयराम रमेश ने यात्रा की आगे की रूपरेखा बताई। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने भारत को जोड़ने के संकल्प के साथ 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, कांग्रेस का संकल्प पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस की इस यात्रा को आम जनता का भरपूर प्यार और समर्थन जो मिल रहा है और ये समर्थन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहा है। वहीं इस यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा देश के जन जन से जुड़ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से मिल रहे हैं और हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। वहीं यात्रा में उठे मुद्दों पर रमेश ने कहा कि इस यात्रा में ज्यादातर संस्थाओं की तरफ से किसानों का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि देश का किसान पीड़ित और शोषित है। भारत जोड़ो यात्रा के आगे के कार्यक्रम को लेकर जयराम रमेश ने बताया कि तेलंगाना में अगले 11 दिनों में 8 जिले और कवर होंगे। उसके बाद यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंचेगी और महाराष्ट्र में करीब 16 दिन की यात्रा रहेगी। फिर यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। इसके साथ ही रमेश ने बताया कि पिछले 48 दिनों में भारत जोड़ो यात्रा 4 राज्यों से गुजरी है। आज भारत जोड़ो यात्रा का 48वां दिन है। इन 48 दिनों में 7 दिन विश्राम के दिन थे। भारत जोड़ो यात्रा 41 दिन सड़क पर थी। इन 41 दिनों में करीब 1270 किलोमीटर हम पूरा कर चुके हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने 4 रैलियां और 35 छोटी जनसभाएं भी की है। जयराम रमेश ने इस दौरान पीएम मोदी को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने थे। वाजपेयी और मोदी की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि वाजपेयी नेहरू के जमाने के प्रोडक्ट हैं, लेकिन मोदी एक ही चीज में लगे हुए हैं कि जवाहरलाल नेहरू के विरासत को कैसे हटाएं। जयराम रमेश ने बताया कि यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से मिल रहे हैं और हर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अब कांग्रेस की ये रणनीति पार्टी के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर रही है और इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिलेगा। वैसे फिलहाल कांग्रेस का पूरा फोकस हिमाचल चुनाव पर है और आज राज्य में नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में आज से ही पार्टी ने चुनाव प्रचार को भी रफ्तार दे दी है। क्या है पार्टी की प्लानिंग, देखिए रिपोर्ट। 68 विधानसभा सीटों वाले राज्य हिमाचल की सत्ता पर काबिज होने के लिए सत्ताधारी दल बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारियों को रफ्तार दे दी है, जिसके चलते राज्य का मुकाबला बेहद कठिन हो गया है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की रणनीति के चलते बाजी उसके हाथ में जाती दिख रही है, क्योंकि राज्य के राजनीतिक इतिहास के चलते पहले ही सत्ताधारी बीजेपी की जीतने की उम्मीद कम है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए जबरदस्त प्लानिंग कर ली है और 12 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए आज से प्रचार की शुरुआत हो गई है, जो शुरू हो रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र से। बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने प्रतिभा सिंह को इलेक्शन खत्म होने तक प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर दे दिया है और वो 25 अक्टूबर को शिमला से सीधे जंजैहली जा रही हैं और सीएम को उनके ही गृह क्षेत्र में कमजोर करने की कोशिश करेंगी। अब पार्टी ने टिकट तय कर दिए हैं और सभी नेता प्रचार में कूद गए हैं। उन पर अब चुनाव जिताने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को बीजेपी में चल रही बगावत का भी पूरा फायदा मिल सकता है, इसलिए कांग्रेस उस जगह ज्यादा फोकस कर रही है जहां बीजेपी बगावत के कारण
कारण कमजोर स्थिति में आ गई है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष को ही नहीं, पार्टी हाईकमान ने कौल सिंह ठाकुर, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर रामलाल, आशा कुमारी, धनीराम शांडिल, विक्रमादित्य सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि सत्ताधारी दल में टिकट बंटवारे के बाद से मची भगदड़ ने कांग्रेस को जीतने की उम्मीद को और मजबूत कर दिया है। हिमाचल में कांग्रेस की रणनीति के मुकाबले में बीजेपी भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, लेकिन राजस्थान में तो बीजेपी के अपने ही उसकी रणनीति बिगाड़ने में लगे हुए हैं और इसकी वजह है केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान, जिस पर कांग्रेस के साथ साथ अब बीजेपी नेताओं ने अपने ही मंत्री को निशाने पर ले लिया है। आखिर क्या है मामला, देखेंगे रिपोर्ट में। अंदरूनी कलह के चलते राजस्थान में बीजेपी पहले ही कमजोर है, जिसका असर अगले साल होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव पर तय माना जा रहा है। ऐसे में पार्टी के अपने ही उसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और राज्य में पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, जिसकी वजह है पार्टी नेताओं के विवादित बयान। और इस बार तो किसी और ने नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री के विवादित बयान के चलते अब अपने ही उन पर बरस पड़े हैं। और ये बयान है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। दरअसल शेखावत के बिना पेंदे के भरतपुरिया लोटा के बयान पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इशारों में निशाना साधा है। चतुर्वेदी ने कहा कि शेखावत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। सामान्य रूप से ऐसा बयान किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने भरतपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल के योगदान और उनके संघर्ष को कोई नकार नहीं सकता। पूरे राजस्थान में हर कोने का अपना महत्व है, हर क्षेत्र की एक खासियत है। हम किसी भी क्षेत्र और जाति का योगदान कम नहीं मान सकते। दरअसल चतुर्वेदी का ये बयान शेखावत के उस बयान पर आया है जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजेंद्र गुढ़ा को बिना पेंदे का भरतपुरिया लोटा बताया है। उन्होंने कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा अवसरवादी हैं। गहलोत कैंप में पाला बदलकर सचिन पायलट की तारीफ कर रहे हैं। ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। जिसके बाद कांग्रेस मंत्रियों ने गजेंद्र सिंह शेखावत को जमकर घेरा था और अब कांग्रेस के अलावा अपने इस बयान के चलते शेखावत बीजेपी नेताओं के ही निशाने पर आ गए हैं। जहां एक तरफ पार्टी राज्य में खुद को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री के बयान पर मचा बवाल पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहा है, जो आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि पहले ही पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। ऐसे में अब इस बयान ने बवाल मचा दिया है, जिससे बीजेपी टेंशन में है। हालांकि अभी राजस्थान चुनाव में समय है, लेकिन उपचुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है, जिसको लेकर अब बीजेपी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि उपचुनाव से पहले लालू यादव सिंगापुर से वापस लौट आए हैं। लालू प्रसाद यादव को मुश्किल से सिंगापुर जाकर इलाज कराने की अनुमति मिली थी। वो 11 अक्टूबर सिंगापुर गए, लेकिन 2 सप्ताह में वापस भी लौट आए। लालू को चारा मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था और सजा भी सुनाई थी। लालू आधी सजा काट भी चुके हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लालू किडनी की बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं और इसके इलाज के लिए उन्हें सिंगापुर जाना था और इसके लिए कोर्ट की इजाजत जरूरी थी, क्योंकि उनका पासपोर्ट कोर्ट में ही जमा था। कोर्ट ने लालू को 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की इजाजत दी थी, जिस कारण उन्हें 25 अक्टूबर तक भारत वापस लौटना था। दावा किया जा रहा है कि किडनी के आगे के इलाज के लिए वो जल्दी ही फिर सिंगापुर जाएंगे। इसके लिए वो एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और इस बार वो ज्यादा लंबे समय के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांग सकते हैं। इस बीच बिहार की गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनावों के लिए प्रचार का शोर भी तेज हो चुका है। आरजेडी उम्मीदवार के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह प्रचार में जुटे हुए हैं, तो बीजेपी की कमान भी स्थानीय नेताओं ने संभाल रखी है। सिंगापुर जाने के कारण लालू चुनाव प्रचार से दूर थे। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि भारत लौटने के बाद लालू आरजेडी उम्मीदवार का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया है कि लालू चुनाव प्रचार से दूर ही रहेंगे, क्योंकि प्रचार में जाने का अभी उनका कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, न ही जल्दी उनके बिहार जाने का कोई कार्यक्रम है। लालू के वापस लौटने के बाद अब बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर तस्वीर जरूर साफ हो सकती है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट थी कि जगदानंद ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वैसे अभी तक उनके इस्तीफे की पुष्टि किसी ने भी नहीं की है। अब वो उपचुनाव के लिए बिहार जाएंगे या नहीं, ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन लालू की वापसी से बीजेपी बेचैन तो है और पार्टी में हड़कंप मच गया है। वैसे हड़कंप तो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मच गया था, जब सोशल नेटवर्किंग ऐप व्हाट्सएप डाउन हो गया था। आखिर क्या थी इसकी वजह और लोगों को किन दिक्कतों का करना पड़ा था सामना, देखिए रिपोर्ट में।
दुनिया में करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स हैं जो पर्सनल इस्तेमाल से लेकर अपने बिजनेस के काम में भी इसकी मदद लेते हैं। व्हाट्सएप लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन अगर वो बंद हो जाए तो मानो जैसे काम ही बंद हो जाते हैं। आज भी जैसे ही व्हाट्सएप कुछ देर के लिए बंद हुआ, वैसे ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। व्हाट्सएप के काम नहीं करने की वजह से ना लोग ग्रुप चैट पर मैसेज भेज पा रहे थे और न ही व्यक्तिगत तौर पर। वहीं डाउन डिटेक्टर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर लाखों लोग कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाए। भारत के कई राज्यों में इसका असर देखा गया। इसके बाद व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्हें यूजर्स की परेशानी का एहसास है। हम जानते हैं कि कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द सभी के लिए व्हाट्सएप को दोबारा बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। करीब 1.5 घंटे बाद इस समस्या को दूर कर लिया गया। ये पहली बार नहीं है जब व्हाट्सएप डाउन हुआ है। इससे पहले भी व्हाट्सएप कई बार डाउन हो चुका है। पिछले साल फेसबुक सर्वर में खराबी आने की वजह से व्हाट्सएप डाउन हो गया था। अब एक बार फिर ये डाउन हो गया है। उधर व्हाट्सएप डाउन होने के बाद यूजर्स दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि मैं अपने फोन को फिर से चालू करने के बाद उसे एरोप्लेन मोड पर डाल रहा हूं और व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर रहा हूं और फिर ट्विटर पर आ रहा हूं। अब जब लोगों को परेशानी आएगी तो वो मीम्स तो भेजेंगे ही, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा बार बार क्यों होता है। मेटा ने इस बात को स्वीकार किया कि व्हाट्सएप डाउन हो गया था। 1 घंटे से ज्यादा समय के लिए व्हाट्सएप के डाउन होने से दुनिया भर में खलबली मच गई थी। वैसे खलबली तो दुनिया में ब्रिटेन ने भी मचाई है, एक अल्पसंख्यक को देश का पीएम चुनकर, जिसके बाद भारत की राजनीति भी गर्मा गई है और देश में नई बहस छिड़ गई है। इन सब के बीच आज ऋषि सुनक ने ब्रिटेन की जनता को संबोधित किया। तो क्या बोले सुनक, आइए देखते हैं। सितंबर में ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन लिज ट्रस से करीबी मुकाबले में वो पिछड़ गए। सितंबर में भले ही सुनक के हाथ से पीएम पद फिसल गया हो, लेकिन अगले महीने अक्टूबर में उन्हें पीएम पद मिल ही गया, क्योंकि ट्रस ने दबाव में इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद सुनक का रास्ता साफ हो गया। आज प्रिंस चार्ल्स ने उन्हें पीएम पद के लिए अपॉइंटमेंट लेटर सौंप दिया है। सुनक से नई सरकार बनाने को कहा गया है। सुनक ब्रिटेन की परंपराओं के अनुसार अपनी पर्सनल कार से बकिंघम पैलेस पहुंचे और पीएम पद के अपॉइंटमेंट लेटर के साथ प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कार से पीएम के ऑफिशियल रेजिडेंट 10 डाउनिंग स्ट्रीट आए। यहाँ उन्होंने बतौर नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री देश को संबोधित किया। सुनक ने कहा, मुझे किंग ने नई सरकार बनाने को कहा है। सभी लोग जानते हैं कि इस समय ब्रिटेन की इकोनॉमी मुश्किल दौर में है। कोरोना की वजह से ये परेशानियां शुरू हुई। यूक्रेन और रूस के संघर्ष ने इसे और खराब कर दिया। मुझसे पहले पीएम बनी लिज ट्रस ने हालात सुधारने की कोशिश की। उन्होंने बिना थके काम किया, लेकिन उनसे कुछ गलतियां हुई। अब हम इन्हें सुधारेंगे। मैं इस देश को फिर एकजुट करूंगा। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, बल्कि करके भी दिखाऊंगा। दिन रात आपके लिए काम करूंगा। सुनक की प्रिंस से मुलाकात करीब 30 मिनट चली। इससे पहले लिज ट्रस ने प्रिंस से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रस ने अपना इस्तीफा प्रिंस को सौंपा। इससे पहले उन्होंने अपनी कैबिनेट की बैठक की और पीएम के रूप में आखिरी बार बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। जो भी समस्या दिखी उस पर तुरंत एक्शन लिया गया। उन्होंने सुनक को पीएम बनने पर बधाई भी दी। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले अश्वेत और पहले हिंदू पीएम हैं। सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। अब सुनक के सामने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लौटाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखा गया। भारत में भी एक ग्रहण नजर आया। ज्योतिष में ग्रहण के दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं। तो भारत में कहां-कहां हुआ इसका असर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी करीब करीब एक सीधी रेखा में आए, जिससे चंद्रमा ने थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से सूर्य को ढक दिया। इससे चंद्रमा की छाया क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों में आंशिक सूर्य ग्रहण देखने को मिला। देश में आज सबसे पहले सूर्य ग्रहण की शुरुआत अमृतसर से हुई। अमृतसर में 4:19 पर सूर्य ग्रहण दिखाई देने लगा। जयपुर में 4:21 पर, दिल्ली में 4:29 और लखनऊ में 4:36 पर ग्रहण दिखाई देने लगा। आंशिक सूर्य ग्रहण की शुरुआत आइसलैंड के आसपास भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:20 पर हुई और शाम 4:30 बजे इसे पूर्ण रूप से रूस के आकाश में देखा गया। इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति शाम 6:32 पर अरब सागर के ऊपर हुई। वहीं नई दिल्ली में सूर्य ग्रहण की शुरुआत शाम 4:29 पर हुई और शाम 6:09 पर खत्म हुई, लेकिन 5:42 पर ये अपने सर्वोच्च स्तर पर रहा। इस दौरान चंद्रमा ने सूर्य के 24.5% हिस्से को ढक दिया। सूर्य ग्रहण के चलते भारत में उज्जैन के महाकाल मंदिर को छोड़कर सभी मंदिरों के कपाट आज दिन भर बंद रखे गए। भारत के अलावा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया और एशिया
के अन्य क्षेत्रों में इसे देखा गया। इस बार दिवाली के बाद सूर्य ग्रहण पड़ने की वजह से गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जा सकी। अब 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और भाई दूज दोनों ही एक साथ मनाई जाएगी। इसके बाद 8 नवंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।